नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। और हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, हम उनको कर रहे थे और इसी कड़ी को बिना समय गँवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। और हम लोग 25 नंबर क्वेश्चंस तक पिछले लेक्चर में कर चुके थे और आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में और 26 से आगे बढ़ेंगे। और ये हमारा जो संविधान के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो या फिर एसआई हो, तो उन क्वेश्चंस का एक जगह संग्रह करके हम उनको सॉल्व करते चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आओ। कह रहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? इसको ऐसे समझो। प्रश्न में आपसे सीधा कहा है कि ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्य और यूटीज अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन किया गया है। तो आपको मालूम होगा अगर आपने अनुसूचियां पढ़ी होंगी। अनुसूची नंबर प्रथम यानी कि पहली अनुसूची में क्या दिया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये दिया गया है। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इसी में तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहली अनुसूची। अच्छा, ये जो पहली अनुसूची है जरा इसमें देखो। पहली अनुसूची, ठीक है। ये पहली अनुसूची में दो चीजें दी गई हैं, एक तो संघ और दूसरा अ, और उसके राज्य क्षेत्र यानी कि स्टेट और यूटीज के बारे में दिया गया है। इन यूटीज में एक हमारी यूटी है दिल्ली। क्या आप बता सकते हो कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब मिला? बताइए। राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा इसे कब मिला था? इसे मिला था राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा 1991 में। और 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, अर्थात 69th नंबर का संविधान संशोधन किया गया और वो किया गया था 1991 में। और इसके बाद दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला। अच्छा, ये जो यूटीज हैं इनमें दो ऐसी यूटीज हैं, एक तो है दिल्ली और एक है पुडुचेरी, जहां पर अपनी खुद की विधानसभा है। तो यही दो हैं केवल। क्या आप बता सकते हो दिल्ली की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 70। और पांडिचेरी की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? यहाँ है 30। और ये जो दिल्ली की विधानसभा है, इसमें 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल की भी व्यवस्था इसी एक्ट यानी कि इसी संविधान संशोधन में की गई थी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली की जो विधानसभा है उसमें कितने सदस्यीय मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई है? तो आप याद रखोगे 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई है। कहाँ? दिल्ली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में आओ। कह रहे हैं कि शपथ और अभिपुष्टि के रूप में भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची उल्लिखित है? यानी कि आपसे केवल और केवल इतना पूछा है कि शपथ के बारे में किस अनुसूची में प्रावधान है। तो यहां से देखो, शपथ यानी कि एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, कौन सी अनुसूची हो गई? थर्ड। अब अगर हम कहें कि बताओ भाई वेतन का प्रावधान किस अनुसूची में है, तो आमतौर पे आप इसमें एक चीज याद रखो, 2 रुपया कमाना। ठीक है। कितना रुपया? 2 रुपया। दो का मतलब है दूसरी अनुसूची। ठीक है। अच्छा, शपथ में क्या हो गया? शपथ में तीन शब्द हो गए तो तीसरी अनुसूची हो गई। देखो, अ, एक चौथी अनुसूची है। चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ठीक है। हाँ, बंटवारा। अब देखो, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, तो सीट कोई भी उठा लो। सीट का मतलब है, जैसे मान लो मैंने ले ली चेयर। चेयर एक मैंने बनाई। अब चेयर में कितने पावे होते हैं? चार। आप ऐसे एक एक तरह से ये याद करने की ट्रिक तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लग जाता है तो ये दिमाग में जल्दी हिट हो जाते हैं। जैसे अगर हम अनुसूची देखें, अनुसूची नंबर 8 में क्या है? भाषा। भाषाओं का वर्णन है। तो अनुसूची 8 में भाषाएं हैं, तो भाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंग्वेज। ऐसे लिखेंगे। एक दो तीन चार पांच छह सात। हाँ, ये कितने हो गए? LAN होता है। ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो टोटल वर्ड कितने हैं? 8। 8वीं अनुसूची में क्या होगा? इसमें होगा भाषा यानी कि लैंग्वेज। ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। तो आप
थोड़ा सा क्रिएटिव बनिए ताकि आपके दिमाग में ज्यादा देर तक ये सब बातें ठहर सकें। तो शपथ के बारे में कहाँ प्रावधान है? ये है तीसरी अनुसूची। ठीक है। चौथी में क्या है? चौथी में हमने बताया था सीटें, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। दूसरी अनुसूची में क्या है? 2 रुपया कमाओ, यानी कि वेतन, पदाधिकारियों का वेतन इसमें दिया गया है। और पहली अनुसूची तो आपको पता ही होगा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, 28वें में आओ। कह रहा है कि जब भारतीय संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो देखो जरा, जो भारतीय संविधान है इसे, यानी कि भारतीय जो संविधान है, प्रस्तावना में दिया गया है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949। हम भारत के लोग भारत के संविधान को अंगीकृत करते हैं। ठीक है, तो ये भारत की प्रस्तावना में, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में लिखा है। अच्छा, जब ये अंगीकृत किया गया था, यानी संविधान बना था, उस समय इसमें कितने आर्टिकल्स थे? आर्टिकल्स थे 395। भाग कितने थे? भाग थे 22। और इसमें अनुसूचियां कितनी थी? तो अनुसूची थी 8। ठीक है, तो वही आपसे पूछ रहा है कि जब पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? आंसर होगा 395। ठीक है। अच्छा, संविधान लागू कब हुआ? क्या बता सकते हो आप? संविधान लागू कब हुआ? ये 2 बार लागू हुआ। एक बार आंशिक रूप से लागू हुआ, आंशिक रूप से, और दूसरी बार कब से लागू हुआ? पूर्णतः, पूर्ण रूप से। आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 नवंबर 1949। हाँ, 1949 को। और पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। 49 को आंशिक रूप से। जब हमें ये बताओ, जब आंशिक रूप से लागू हुआ था तब इसमें कितने आर्टिकल्स लागू किए गए थे? इसमें 15 आर्टिकल्स लागू हो गए थे। तो ध्यान रहे, आंशिक रूप से जब संविधान को लागू किया गया था तो कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? 15। और जब पूर्ण पूर्ण रूप से लागू हुआ था संविधान, तब शेष बचे हुए इसमें प्रावधान सारे के सारे लागू हो गए थे। ठीक है। तो 28वें में आपको ठीक ठीक समझ में आया। संविधान जब पहली बार अपनाया गया था तो कितने अनुच्छेद थे इसमें? ये देखो, क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आओ। कह रहे हैं किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की गई थी? यानी कि किसके निर्देशन में या मार्ग निर्देशन में हस्त निर्मित संविधान को बनाया गया था? तो इसमें ये तो कोई है नहीं। अवेंद्रनाथ टैगोर का कोई मतलब नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर ये भी नहीं है। नंदलाल बोस, या इसमें कई किताबों में घोष भी लिखा मिलता है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना। नंदलाल बोस के बारे में कुछ चर्चाएं हैं, और इनके अतिरिक्त भी एक दो नाम हैं जो आपको याद रखने चाहिए, हालांकि मैंने पहले लेक्चर में बताया है आपको। जैसे एक है नंद लाल घोष या बोस। ठीक है। इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है? इनके बारे में जानकारी ये मिलती है कि इन्होंने संविधान में क्या डाला था? धार्मिक चित्र डाले थे। ठीक है। यानी संविधान में धार्मिक चित्र को डालने का श्रेय किन्हें जाता है? नंदलाल घोष को। एक और है, इन्हें आप याद रखिए, बसंत कृष्ण वैद्य। इनके बारे में क्या है? इनके बारे में यह है कि इन्होंने संविधान को, यानी संविधान का, ऐसे लिख लो, संविधान का हिंदी में सुलेखन किया था। ठीक है। तो आप ये भी याद रखो, किया था। और एक नाम और याद रखो, इनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने संविधान को अपने हाथों से लिखा था, हाथों से लिखा था। ठीक है। तो आप ये बातें आप ध्यान रखोगे। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, और ये भी कई बार पूछा गया है, बस इसकी बारी है, ये अभी तक नहीं पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में आओ। 30 कह रहा है कि संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो संविधान के पास केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को तलाशी जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है। हाँ जी, बिल्कुल है। लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी नौकरी नौकर के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। हाँ, ये भी अधिकार है। अब इसमें आप सीबीआई के बारे में जानो जरा, दो तीन बातें। तो आप ये पता होना चाहिए कि सीबीआई की स्थापना कब हुई?
तो 1963 में किस आयोग के सिफारिश पर हुई, कौन से आयोग के सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी? इस आयोग का नाम है संथानम आयोग। ठीक है, 1962 में ये बना था। और साथ ही साथ इसका सीबीआई का मोटो क्या है? मोटो का मतलब आदर्श वाक्य। आदर्श इसका वाक्य है, इसका नाम है उद्यम, निष्पक्षता और ईमानदारी। ठीक है, बात समझ पाए आप? अच्छा, एक इसमें और आ गया शब्द, ये देखो, लोकपाल। इसे आमतौर पर ओम्बुड्समैन की संज्ञा भी दी जाती है। तो इसके बारे में एक बात लिख लो, ओम्बुड्समैन। ठीक है, ओम्बुड्समैन ये क्या है? यह एक संस्था है जो दुनिया में सबसे पहले 1809 में अस्तित्व में आई थी। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछे ये ओम्बुड्समैन ये कैसा शब्द है, तो यह एक स्वीडिश शब्द है। स्वीडिश शब्द है। बात समझ पा रहे हो? तो आप इतनी बातें आप यहां से याद रखो। क्वेश्चन नंबर 31 में आओ। संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? देखो यार, राष्ट्रीय भाषा तो कोई नहीं है भारत की, है ना? ये पहले में ही मिल गया। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हाँ, ये जरूर है। कौन? राजकीय भाषा। राजकीय भाषा जरूर है। तो राजकीय भाषा कौन है? आओ इसके बारे में चर्चा कर ले। देखो, संविधान का एक भाग है, संविधान की बात कर रहा हूं मैं, संविधान का एक भाग है, भाग 17। ठीक? इस 17 में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351। इस आर्टिकल में राजभाषा के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। इसके बारे में, राजभाषा के बारे में इसमें प्रावधान दिए गए हैं। और ये आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि संविधान की किस भाग में राजभाषा के बारे में प्रावधान है, या राजभाषा के बारे में आर्टिकल्स में प्रावधान है। तो आर्टिकल 343 से लेकर 351, भाग 17। ठीक है। अच्छा, ये जो हिंदी है, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था मालूम है? 14 सितंबर, ये आप याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1949 को, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा हिंदी घोषित की गई। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताओ मुझे, अ, अगर हम अपनी यूपी के संदर्भ में जाएं, चूंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर जाएं तो क्या बता सकते हो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो एक है हिंदी और दूसरी है उर्दू। हिंदी को कब अपनाया गया था राजकीय भाषा के रूप में? हिंदी को अपनाया गया था अक्टूबर 1947 में, अक्टूबर 1947। उर्दू को कब अपनाया गया? 1989। अब एक बात आप बताइए जो हमारे एग्जाम में पूछी गई है, हिंदी को सभी उत्तर प्रदेश के कार्यालयों में अनिवार्य कब कर दिया गया? तो सरकारी कार्यालयों में, ऐसे समझो, कार्यालयों में हिंदी को अनिवार्य कब किया गया? तो इसको अनिवार्य किया गया था 1968, 1968। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन है? कोई नहीं है। ठीक है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 32 में आओ। कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? इसमें देखो जरा, 1915 के आसपास तो कोई अधिनियम आया भी नहीं था। ये तो हमारा आंसर बिल्कुल गलत हो गया, ये हो ही नहीं सकता है। अच्छा, फिर जरा इसमें आओ, ऑप्शन में फिर दिमाग लगाओ थोड़ा सा। 1935 का जो अधिनियम है, और उसकी छाप हमारी पूरी संविधान में देखने को मिलती है। तो हम ये तो कह ही नहीं सकते हैं कि 1935 का जो अधिनियम है वो उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार के अंत को दर्शाता है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है। अब आ जाओ चार्टर अधिनियम 1813। तो आपने अगर चार्टर अधिनियम 1813 पढ़ा होगा तो इसमें दो ही तीन बातें की गई हैं। एक तो भारत में शिक्षा के लिए जो व्यय है वो 1 लाख रुपया होना चाहिए। तो ये तो, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं बनता है। आंसर हो गया हमारा, यही बचा ऑप्शन, तो यही हमारा आंसर हो गया। देखो, इसमें मुझे भी एग्जैक्ट आंसर पता नहीं था, लेकिन हाँ इतना जरूर था कि अगर आपको दिए गए विकल्पों के बारे में पता है तो आप सही सही आंसर तक पहुंच जाओगे। और यकीन जानिए, ये हमारा तीसरा नंबर आंसर है। ठीक है। अब जरा इसमें देखो, इसको हम कर देते हैं इरेज। इरेज मत करो, यहीं पर
1919 के अधिनियम की कुछ बातें देख लो। अधिनियम 1919, ठीक है। क्या इसमें जानकारी मिलती है हमें? दरअसल इसमें जानकारी मिलती है कि ये जो 1919 का अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ, ठीक है। और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ? इस अधिनियम को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। और इस अधिनियम में क्या हुआ? इस अधिनियम में, हाँ, इस अधिनियम में एक शब्द जोड़ा गया था, उत्तरदायी शासन। इसको याद रखिएगा। इस अधिनियम के तहत उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। तो यही अधिनियम है, उत्तरदायी शासन, ठीक है। 1919 के अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का भी आयोग का भी गठन किया गया। आप इसको भी ध्यान रखोगे, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, अब जरा क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 में आओ। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि भारत को, यहां पर आपको कुछ भरना है। फिर कह रहा है भारत को राजतंत्र, यानी राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बना भारत, ठीक। भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बना। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। तो आपसे प्रश्न ये पूछता है कि यहां पर हमें वो तारीख बताओ जिस तारीख को भारत में राजतंत्र समाप्त हुआ था। भाई यही तारीख है, 26 जनवरी 1950। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था और इसी दिन हम बने थे गणतंत्र। बात समझ पाए? ठीक है। 26 जनवरी 1950 को ही हम बने थे गणतंत्र। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। और हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में आओ। कह रहा है ग्रेनविल ऑस्टिन, उनका एक नियम है, आप इसको सीधे से याद रखो। ग्रेनविल ऑस्टिन ने एक नियम दिया है, इसका नाम है सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद, ठीक है। जहां इनका नाम आए आपको सहकारी संघवाद को ध्यान में आना चाहिए। तो सहकारी संघवाद की ये परिभाषा लिखी है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो वही लिखी है और उसी के बारे में पूछा गया है कि ये परिभाषा किस ग्रेनविल ऑस्टिन ने दी है, तो ये किस शब्द से संबंधित है यहाँ पे। जरा इस परिभाषा को देख लो। जिसका अर्थ है, यानी सहकारी संघवाद, जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसमें प्रदेश की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाएं। जैसे ये हमारा भारत है, भारत में छोटे छोटे राज्य भी हैं, भारत की अपनी अलग संसद है, ठीक है, और इनकी अपनी अलग विधानमंडल है। ये अपना अलग कानून बनाते हैं और ये अपना अलग कानून बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा शक्तियों का बंटवारा, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ठीक है। तो इन सूचियों के आधार पे ऐसा नहीं है कि केंद्र इन पर हावी हो जाएगा किसी भी प्रकार से, नहीं। वही एक चीज दी, वही इसमें दिया है सहकारी संघवाद के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सहकारी संघवाद, ठीक है। आप याद रखोगे ग्रेनविल ऑस्टिन का संबंध किससे है? ग्रेनविल ऑस्टिन का संबंध है सहकारी संघवाद से। क्वेश्चन नंबर 35 में आओ। कह रहा है भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी है? तो इनकी जो कॉपी रखी है वो रखी है संसद की लाइब्रेरी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, इनकी कॉपी कहाँ रखी है? इनकी कॉपी रखी है संसद की लाइब्रेरी में। और हस्तलिखित के बारे में मैंने बताया था, संविधान को हाथों से कितने किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान को इसमें धार्मिक चित्र किसने उकेरे हैं? तो घोष साहब ने। और साथ ही साथ एक शख्स और हैं जिनके बारे में मैंने बताया था, संत कृष्ण वैद्य। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने हिंदी में संविधान का सुलेखन किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में आओ। ये जो ऑप्शन दिए हैं इनको यहाँ पे भरो। फिर कह रहा है कि ने, यानी कि कौन से अधिनियम ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी? तो देखो संविधान सभा तो आंसर होगा नहीं, अधिनियम पूछ रहा है। क्या संविधान सभा ने विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी? जी नहीं। संविधान सभा का तो काम संविधान बनाना था, ये तो गलत हो गया। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये था क्या? नहीं, ये भी नहीं था। ये तो 1947 में और भारत को आजाद कराया इसने, है ना। और नीति,
निर्देशक सिद्धांत, ये डीपीएसपी बोल रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी नहीं आंसर होगा। फिर कह रहा है भारत सरकार अधिनियम, हाँ ये है। प्रश्न ये उठता है कि कौन सा भारत सरकार अधिनियम, इस भारत सरकार अधिनियम में विधायिका में द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई थी, तो ये आंसर होगा 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। अब जरा इसमें कुछ बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 में अ, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो आई थी ना, उसका विस्तार किया गया था इसमें। तो इसमें ऐसे लिख लो, कम्युनल अवार्ड समझते हो, कम्युनल अवार्ड कब आया था? ये हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पर हम रैपिड फायर क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो अब इसमें देखो, जो सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया था, अर्थात जो सांप्रदायिक निर्वाचन अभी तक केवल और केवल ये प्राप्त था मुस्लिमों को, अब ये महिलाओं को भी दिया गया था, सिखों को भी दिया जाने लगा था, ईसाइयों को भी दिया जाने लगा था। तो काफी फूटो और मतलब फूट डालो और राज करो की नीति यहाँ से हाँ उभर के सामने आएगी। अच्छा, इस अधिनियम अर्थात 1919 के अधिनियम में और क्या हुआ? प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ, ठीक है। और क्या हुआ इस अधिनियम में? इस अधिनियम में हुआ ये कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी गई थी। अच्छा, ये द्विसदनीय व्यवस्था क्या है? लोकसभा और राज्यसभा का अस्तित्व यहीं से निकल के आएगा, ठीक है। और इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को भी अपनाया गया। प्रणाली, ऐसे लिखो, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को भी अपनाया गया। बात समझ पाए? यहां तक क्लियर है? तो 1919 के अधिनियम को आप याद रखोगे, किसके लिए? सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया, और साथ ही साथ जो प्रांत थे, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई, और साथ ही साथ प्रत्यक्ष चुनाव जो होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस, जिनमें सीधे जनता हिस्सा लेती है, तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को इसमें बनाया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखो, कह रहे हैं कि भाई अ, कौन सी तारीख को वृषभ, चक्र, अश्वयुक्त युक्त सारनाथ से, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है ना, उसकी बात हो रही है। प्रतीक चिन्ह देखो, कह रहा है सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा इसे कब अंगीकृत किया गया? अर्थात सीधा सा प्रश्न आपसे ये है, ये सब बातें जितनी भी दी हैं आपको भ्रमित करने के लिए दी हैं। सीधी सी बात यह है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया? तो भाई इसका सीधा आंसर है, आपको ये रटना पड़ेगा, ये तो फैक्चुअल डेटा है, ये तो सब आपको याद होनी चाहिए। 26 जनवरी 1950, ठीक है। प्रतीक चिन्ह कहाँ से लिया गया? सारनाथ से। और इसमें एक वाक्य लिखा है, सत्यमेव जयते। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किस उपनिषद से लिया गया है? लिया गया है, ठीक है। आशा करता हूं इसका आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में आओ, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 ये किससे संबंधित है? तो आर्टिकल जो 66 है, ये संबंधित है हमारे उप राष्ट्रपति के चुनाव से, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से, तो आंसर हो जाएगा हाँ ये वाला। अच्छा, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जरा इनके निर्वाचक मंडल देख लो एक निगाह से। इनका निर्वाचक जो मंडल होता है, निर्वाचक मंडल से आशय है जो इनमें, हाँ जो इनके इलेक्शंस में वोट डाल सके, है ना। तो इनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है? राज्यसभा के सभी लोग, लोकसभा के सभी लोग, यानी कि टोटल, ठीक। राज्यसभा के सभी लोग वोट डालेंगे, लोकसभा के सभी लोग वोट डालेंगे, और फिर इन्हीं लोगों से मिलकर बनता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 66। हमारे क्या बता सकते हो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति, इनका नाम है सर्वपल्ली राधा कृष्णन। इनको भी ध्यान रखो आप, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो तो आर्टिकल 66 में दिया है, लेकिन
मूल संविधान में इनका चुनाव कैसे होता था, क्या मालूम है आपको? तो यहां लिख लो जरा, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। मूल संविधान में, मूल संविधान में वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव अ, कैसे होता था? इनका होता था, जो संसद होती है, संसद की संयुक्त बैठक के द्वारा चुनाव संयुक्त बैठक से होता था। ठीक है, संयुक्त बैठक से होता था। अच्छा, ये फिर प्रावधान हटा कब दिया गया? इस प्रावधान को हटाया गया है 11वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 11वां संविधान संशोधन 1961 के तहत इस प्रावधान को हटा दिया गया। तो अब राष्ट्र उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? हाँ, अब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा। पहले कैसे होता था? संयुक्त बैठक के द्वारा। कब हटाया गया? 1961 में। ठीक है, क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 39 में आओ। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाएं दी गई हैं? भाषाएं बोले तो GUAGE, लैंग्वेज। लैंग्वेज में कितने शब्द हैं, कितने वर्ड हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। आठ, यानी कि आठवीं अनुसूची कहाँ है? ये है। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? कितनी भाषाएं थी? और वर्तमान में अब कितनी भाषाएं हो गई हैं? वर्तमान में भाषाओं की संख्या, मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में हो गई हैं 22। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 40 में आओ। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित क्रिया, काफी हद तक कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया, यानी कि हम आपसे पूछें कि बताओ भाई, विधि निर्माण की प्रक्रिया ये कहां से ली गई है? ये ली गई है जापान से। ये आंसर होगा, विधि निर्माण की प्रक्रिया। ये दक्षिण अफ्रीका है, इससे यहां से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है आपात उपबंध। ठीक है, और अमेरिका से क्या लिया गया है? यहां से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। बात समझ पा रहे हो? मौलिक अधिकार यहां से लिए गए हैं। अच्छा, अमेरिका से और भी कुछ लिया गया है, जैसे न्यायिक पुनराविलोकन, ये लिया गया है। क्लियर बात? तो ये सारी बातें आप ध्यान रखोगे। 41 नंबर क्वेश्चन में आओ। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन है? तो जरा देखो, इसमें सीधा सा कह रहे हैं कि संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन है, तो यहां लिख लो संघ शक्ति समिति। इसका अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू जी। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि बताओ भाई, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है, तो इसके भी आंसर कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि बताओ मुझे, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन बना? भारत में जब समितियां बन रही थी, संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उसमें अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इनका नाम है मुखर्जी, मुखर्जी साहब। अच्छा, एक और बता दो, प्रांतीय संविधान प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन बना? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, यहां तक बात समझ पाए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? ये थे जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है बात? चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 में आओ। 42 में देखो, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। भारत के संविधान में मूल दस्तावेज को अपने हाथों से किसने लिखा था? यही है प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। ये बार बार रिपीट हो रहा है, और आप देखिए इस क्वेश्चन की डिमांड कितनी ज्यादा है ना? ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये हमने दो नाम और बताए थे, कौन कौन से? एक नाम मैंने बताया था, इनका नाम है बसंत कृष्ण वैद्य। कृष्ण वैद्य, क्या किया इन्होंने? इन्होंने संविधान को हिंदी में सुलेखन किया है। और एक मैंने नाम बताया था नंदलाल घोष। इन्होंने क्या किया है? नंदलाल घोष साहब ने, हाँ, संविधान में धार्मिक चित्रों को डाला है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 43 में आओ। कह रहा है कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो आपको पता होनी चाहिए, संविधान में कितने भाग हैं? 22। संविधान में भाग कितने हैं? 22। आर्टिकल्स कितने हैं? आर्टिकल्स कितने थे? 395। और अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां थी 8 थी। अब कितनी है? अब है 12। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखो। ठीक है, भाग 22, आर्टिकल्स 395 और अनुसूचियां पहले 8 थी, अब कितनी हो गई हैं? हाँ, 12। और भाग देखो, भाग अगर देखा जाए तो 25 हैं, लेकिन जैसे मैं आपसे कहूं कि संविधान का भाग एक, दो, तीन और चार। संविधान के भाग एक में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दो में है नागरिकता, तीन में है, यानी कि सनम ऐसे लिख लो, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, और इसमें है डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका एक आर्टिकल है 51, और इसी आर्टिकल में एक है 51 का। ठीक, तो अब देखो ये आर्टिकल एक ही आप पढ़ोगे, लेकिन जब आप कई सारी किताबों में जब इन दोनों आर्टिकल्स को अलग अलग कर लिया जाता है तो फिर हमारे पास हो जाते हैं 450 से भी ज्यादा आर्टिकल। हालांकि हैं अभी 395 ही, लेकिन इन 395 में जो ये काखा गाघा जोड़े गए हैं ना, इनको सबको ऐड करके वो 450 बन जाते हैं, 450 से भी ज्यादा। बात समझ रहे हो? ऐसे ही संविधान में भाग हैं। सपोज करो भाग नवा है, उसमें संविधान संशोधन किया गया और 9 का जोड़ दिया गया। अगर आप एक और दो अलग अलग इनको पढ़ोगे तो फिर भाग 25 हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इनको एक ही यूनिट पढ़ते हो तो फिर अभी भी भाग कितने हैं? हाँ, भाग है 22। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44। भारत एक है, क्या है? हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है? नहीं। हिंदू राष्ट्र है? नहीं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? हाँ, यही सही है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का आशय होता है भारत का, हाँ, सभी धर्मों के प्रति आदर समान है, और वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं करता है ना? तो यहां से आप इसको ध्यान रखो। अच्छा, ये जो शब्द है, जैसे हम अगर बात करें 42वां 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। इन शब्दों के नाम है सपा। सपा बोले तो समाजवादी, ये शब्द जोड़ा गया। आ से पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष, और ये आ मतलब हो गया अखंडता। तो ये 3 शब्द भारत के संविधान में अर्थात भारत की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। कब? 1976 में, 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45 में आओ। धर्मनिरपेक्षता का आशय क्या है? राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है? जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया गया है? ये भी गलत है। राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया, हाँ यही सही है। उसकी नजरों में सभी, यानी राज्य सरकार की नजरों में सभी धर्म समान हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तीसरा। और ये सारे क्वेश्चंस देखो पूछे गए एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 46 में आओ। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? गणतंत्र, इसका आशय यह है कि भारत में राजतंत्र नहीं है। ठीक है, राजतंत्र से आशय होता है कि भारत में राजा नहीं होता है। अर्थात ब्रिटेन में जैसे आपने ब्रिटेन का नाम सुना होगा, ब्रिटेन में जैसे रानी होती हैं, महारानी, तो भारत में राजा नहीं होता है या रानी नहीं होती हैं। भारत में भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का चुनाव करती है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। प्रतिनिधि, तो हमारा जो राष्ट्रपति है वो प्रत्यक्ष तौर पर जनता के द्वारा नहीं चुना गया है, लेकिन फिर भी जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है। तो इसलिए हम गणतंत्र हैं। अर्थात अब ऑप्शन में आओ। सभी भारत एक गणतंत्र है, इसका आशय क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बिल्कुल गलत। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है? जी नहीं। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है? हाँ, ये सही है। वंशानुगत का आशय होता है कि राष्ट्रपति, सपोज करो अभी द्रौपदी मुर्मू है, फिर उनके बाद उनकी, हाँ, उनकी बिटिया बने, या उनका लड़का बने, या उनका पुत्र बने, या उनका दामाद बने, तो ये वंशानुगत नहीं है सिस्टम। बात समझ पा रहे हो? तो यही सही है भारत में।
क्वेश्चन नंबर 47 में आओ। एक व्यवस्थित सामाजिक एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु क्या होता है? एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का जो संकेत बिंदु होता है, आर्थिक तो नहीं होता है। सामाजिक आर्थिक अंतर की समाप्ति, कठिन समय में एकात्मकता ये भी नहीं होता है। हाँ, उद्देश्यों और विचारों में अगर समानता है, तो सामाजिक संरचना एक सुदृढ़ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में आओ। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आप देखो, यहां से एक आप डेट यहां से याद रखिए। 9 दिसंबर 1946 1946। इस समय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? इनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। 2 दिनों तक इनको रखा गया, फिर इनको हटा दिया गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बनाया गया। किसे? संविधान सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। इसके बाद तो ये हमारे स्थायी अध्यक्ष बन गए। ये अध्यक्ष लगातार बने रहेंगे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? यही थे। अच्छा, इसमें एक हमें बात बताओ। संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार कौन था? इनका नाम है बीएन राव। अगर आपसे पूछे कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बीएन राव। एक प्रश्न और बताओ मुझे। संविधान में जब सब लोग हस्ताक्षर कर रहे थे, तो संविधान में हिंदी में हस्ताक्षर किसने किए थे? किसने किए? बताओ। ये मैं आशा करता हूं आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 में आओ। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की। राष्ट्रगान, देखो, ये जो राष्ट्रगान है, इसे कब अपनाया गया? तो इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। ठीक है। क्लियर है? यानी इसका गायन समय कितना है? 52 सेकेंड। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। साथ ही साथ इसे सर्वप्रथम गाया कब गया? गाया गया था कहाँ, कब, कैसे? तो इसे गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। कब? 1911 में। क्लियर है बात? यहां तक इतनी बात समझ पाए आप? तो इसका आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। है ना? क्वेश्चन नंबर 50 में आओ। कह रहे हैं किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है? ये आईपीसी मूल विधि और संविधान, अर्थात ये मूल विधि से क्वेश्चन आया है। तो इसमें आईपीसी की धारा आप ये एक याद रखो। ये धारा है, इसका नाम है 96 से लेकर 106। 96 से जो 106ठी धारा है, वहां पर आत्मरक्षा के अधिकार संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा, कहाँ नहीं होगा? देखो, आत्मरक्षा आप कब कब कर सकते हो? आपराधिक अत्याचार हो रहा हो तो कर सकते हो। जंगम संपत्ति की रक्षा भी कर सकते हो, लेकिन लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, यही सही होगा। ये आत्मरक्षा के लिए हाँ नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 51 में आओ। कह रहे हैं आत्मरक्षा का अधिकार है अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, बिल्कुल सही है। दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, बिल्कुल सही है। चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, ये भी सही, यानी कि सही है। ठीक है। तो और ये भी आत्मरक्षा से संबंधित है, तो कौन सी धारा होगी आईपीसी की? हाँ, ये वाली धारा 96 से लेकर 106 आईपीसी की धारा। तो ये धाराएं भी आप याद रखो, मूल विधि में आपसे पूछ ली जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में आओ। भारत का गणतंत्र इसका अर्थ है, अभी मैंने आपको बताया था गणतंत्र क्या है। हमारा जो राजा होता है वो वंशानुगत नहीं आता है, तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं, यही सही है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो आप हमारी? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 53 में आओ। भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थीं? तो जब संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब इसमें कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद थे 395। कितने भाग थे? भाग थे 22। कितनी अनुसूची थी? अनुसूचियां थी 8। ठीक है। आंसर ये सही हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ पाया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 में आओ।
भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा के द्वारा किया गया था? तो जरा देख लो। लोकसभा के द्वारा तो नहीं ही किया गया था। हाँ, संविधान सभा के द्वारा किया गया था। जरा बताओ हमें, ये जो संविधान सभा है, संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये है कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा, अर्थात कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया था। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है ये कब आया? तो ये 24 मार्च 1946 को कहाँ आया था? दिल्ली आया था। ठीक है। और कैबिनेट मिशन प्लान के 3 काम इसको दिए गए थे। इसके 3 कार्य थे। पहला कार्य था क्या? अंतरिम सरकार बनाना। ठीक है। दूसरा कार्य क्या था? इसका दूसरा कार्य था संविधान सभा का निर्माण करना, या संविधान सभा का निर्माण करना अर्थात संविधान सभा बनाना। और तीसरा इसका कार्य क्या था? तीसरा कार्य था संविधान निर्माण की योजना प्रस्तुत करना। ठीक है। बात समझ पा रहे हो आप? तो ये इसके 3 काम थे। और अब आ जाओ अपने क्वेश्चन में वापस। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का निर्माण किस सभा के द्वारा हुआ था? तो आंसर यही हो जाएगा, संविधान सभा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 में आओ। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? लो, आपसे पूछ लिया। और ये अभी मैं कई बार इसको चर्चा में ले चुका हूं। गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1950 में। यही आंसर हो गया, 26 जनवरी 1950। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 में आओ। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हाँ, ये सही क्वेश्चन है। अब देखो, देशी रियासत, यहां से आप 2-3 फैक्चुअल डेटा आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जो हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देशी रियासत कौन संविधान सभा में नहीं आई, अर्थात संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। ठीक है। अच्छा, संविधान सभा में किस देशी रियासत की संख्या सबसे ज्यादा थी? सबसे ज्यादा थी। इसे मैं प्रश्न बोल रहा हूं, इसे समझो। एक ऐसी देशी रियासत, यानी किस देशी रियासत की संख्या संविधान सभा में सबसे ज्यादा थी, यानी कि इस देशी रियासत से प्रतिनिधि संविधान सभा में सबसे ज्यादा शामिल हुए थे? वो है मैसूर। कितने? 7 सदस्य। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है। क्लियर है? अच्छा, मैसूर के बाद कौन थी? मैसूर के बाद कौन थी संविधान देशी रियासत जिसके सदस्य सबसे ज्यादा शामिल हुए थे? उसके बाद थी त्रावणकोर। त्रावणकोर। और इसके कितने सदस्य थे जो संविधान सभा में शामिल हुए थे? वो थे 6। लेकिन आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा, तो आप ये याद रखिए। ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 57 में आओ। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो आप इसमें एक आर्टिकल देख लो। आर्टिकल एक है 338 और एक आर्टिकल है 338 का 338 में क्या किया गया है? 338 में कहा गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जाति आयोग, इसके बारे में प्रावधान है। और अनुच्छेद 338 का में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है अनुसूचित जनजाति अ, आयोग, इसके बारे में। ये राष्ट्रीय और जोड़ लो, यहां पर सही रहेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में प्रावधान है। तो इसका सही सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 338, यानी ये वाला सही हो गया। अगर आपसे अलग अलग पूछे कि अनुसूचित जाति के लिए आयोग किस अनुच्छेद में है, तो आंसर ये होगा। अगर आपसे पूछे अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग किस आर्टिकल में है, तो आंसर ये होगा। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 58 में। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया है, एक चार्टर एक्ट है 1813। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया था? तो अब ये जो एक्ट है 1813, इसके बारे में अगर आपको जानकारी पता होगी तो फिर आप इन आंसर्स तक पहुंच जाओगे। तो इसमें देख लो क्या क्या प्रावधान दिए थे।
1813 में। इसमें देखो 1813 में दिया क्या था। दरअसल इसमें कहा गया था पहला पॉइंट कि जो भारत है, भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खर्च करेगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था। दूसरा पॉइंट था ईसाई ऐसे नहीं, जो ईसाई मिशनरी हैं, ईसाई मिशनरी को, मिशनरी, हाँ, ईसाई मिशनरी को भारत में आकर धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। अच्छा, अब देखो, अब आ जाओ ऑप्शन में आप। कह रहा है कि 1813 के चार्टर एक्ट में अंग्रेजी नीति के मौलिक परिवर्तन क्या आए थे। क्या कृषि की बात यहां की गई है? आंसर गलत हो जाएगा। क्या शिक्षा की बात की गई है? हाँ, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च करना होगा, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे भी देख लो। जन स्वास्थ्य की बात क्या की जा रही है सर, इस अधिनियम में? नहीं। क्या तकनीकी शिक्षा की बात की जा रही है? बिल्कुल नहीं। एक सामान्य शिक्षा की बात की जा रही है कि भाई भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया आप खर्च करो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा जा रहा है। तो इसका आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने पढ़ा, और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। और इसके आगे की श्रृंखला हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। तो आप लोग, हाँ, आप लोग इसको बार बार देखिए, इसके नोट्स बनाइए और बार बार इसका रिवीजन करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।